हम लोगों के ही द्वारा इस समाज को एक निश्चित तरीके से चलाने के लिए, मर्यादित बनाए रखने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए। कुछ एक सामाजिक नियम जो अनकहे नियम हैं, जो कहीं किसी कानूनी किताब में नहीं लिखे हैं, लेकिन वो अनकहे नियम हमारे लिए बनाए गए, समाज के लोगों के लिए बनाए गए। उन अनकहे नियमों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस उम्र में ये नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए और समाज के ज़्यादातर लोग इन कायदे कानूनों में फ़िट होने की कोशिश करते रहे। क्यों? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि समाज हमें मान-सम्मान दे, हमें स्वीकृति दे, हमें स्वीकार किया जाए। तो इस वजह से कई बार वो नियम, कायदे, कानून बहुत सही नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ जाएँगे, तो चाहे आप सही भी हों, तो भी आपको समाज से अनादर मिलेगा, आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, आपका बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से कि ये सब ना हो, हम उन नियमों पर चलते हैं। लेकिन चंद एक लोग होते हैं जो इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि कुछ तो गलत है। तो चाहे उनका अपमान भी होता है, चाहे उनको स्वीकृति नहीं भी दी जाती है, समाज उनको रिजेक्ट भी कर देता है, तो भी वो उस नियम को नहीं मानते हैं जो गलत है। वैसे तो ऐसे नियमों की जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है। अब कई बार क्या होता है, कई बार हमारे बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग जो इसी समाज में रहते हुए उन्हीं नियमों, कायदे, कानूनों का पालन करते-करते, सीखते-सीखते उनके माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी कि ऐसे ही होता है। वो भी उन्हीं नियमों के तहत चलते हैं और कई बार कुछ अपने बच्चों के लिए ही, कभी अपनी ज़िंदगी के लिए भी गलत फ़ैसले ले लेते हैं और इस तरीके से खुद उनकी भी और उनके बच्चों की या बड़ा नुकसान कर देते हैं। ऐसे में कई बार जीवित रहते भी व्यक्ति को एहसास होता है कि कुछ तो गलत कर दिया। ख़ास तौर पे मैंने देखा है, जब आप मृत्यु के नज़दीक पहुँचते हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत एक पछतावा होता है कि क्यों ही कर दिया, कि दुनिया को खुश करने के लिए ये मैंने क्यों ही कर दिया। बहुत होता है, अक्सर देखा गया है और मृत्यु के बाद भी कई बार ये पछतावा साथ में होता है। ये गलत है, मृत्यु के बाद तो नहीं होना चाहिए। मृत्यु के बाद अगर पछतावा साथ में है, तो वो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और सबसे बड़ी बात, आप पछतावा एक बुरी फीलिंग है ना, एक नेगेटिव फीलिंग है, गिल्ट की फीलिंग है, आप उसको लेके साथ में जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ उषा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। उषा जी जो कि लगभग 40 वर्षीय महिला हैं। उषा जी के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। उषा जी के पिताजी एक बहुत ही रूढ़िवादी प्रकृति के व्यक्ति थे और उन्होंने अरेंज मैरिज ही हुई उषा जी की और जैसा कि उनका पालन-पोषण किया गया था, वो अपने माता-पिता की तीसरी संतान है और पुत्री संतान है, तो उनका पालन-पोषण थोड़े अलग तरह से किया गया था कि उनको कंप्रोमाइज़ करना होता है। अच्छा, बेटियों को तो शादी के लिए ही बड़ा किया जाता है। इस तरह की कुछ उनकी थिंकिंग प्रोसेस था उनके पिताजी का। तो उनके पिताजी के द्वारा उनकी अरेंज मैरिज की गई, जो कि उषा जी के लिए बहुत सही साबित नहीं हुई और शादी के जल्दी ही बाद, कुछ ही महीनों बाद, अभी उनकी संतान भी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी शादी गलत है, उन्हें इस शादी से बाहर निकल जाना चाहिए। उस वक़्त उन्होंने, चूँकि उनको भी कुछ इस तरीके के संस्कार दिए गए थे कि वो नहीं निकल पा रही थी शादी से बाहर। समझ रही थी कि कुछ तो मैंने गलत मतलब डिसीज़न ले लिया है, शादी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन शादी से बाहर निकलने का डिसीज़न बहुत सरल नहीं होता। विशेष तौर पर ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं, किस तरह की आपकी परवरिश हुई है, किस तरह का माइंडसेट आपको मिला है। ऐसा ही उषा जी के मामले में भी हुआ और उषा जी जो कि समझ तो रही थी कि कुछ गलत है, फिर भी वो इस शादी को चलाती रहीं। क्योंकि उनका भी एक कम्फ़र्ट ज़ोन था, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि तलाक जैसी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी उनके लिए। आज भी है, बहुत सारे लोगों के लिए है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जब ये चीज़ अपने माता-पिता तक कन्वे करी कि मुझे नहीं लगता कि ये शादीशुदा ज़िंदगी या ये मेरे लिए सही पार्टनर है, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि कुछ गलत है। जब उन्होंने ये मैसेज अपने माता-पिता तक पहुँचाया, तो उनका नज़रिया, ज़्यादातर जो रूढ़िवादी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनका जैसा एक नज़रिया होता है सोचने का कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करो।
ज़्यादातर अधिकतर लोगों का शादी के शुरुआती दौर में झगड़े होते ही हैं, तो ठीक है, ये सामान्य बात है। तुम एडजस्ट करो, थोड़े टाइम में धीरे-धीरे ये चीज़ें आदत पड़ जाती है, हम एक-दूसरे को समझने लगते हैं और ठीक हो जाता है सब। इस तरह का एक नज़रिया उषा जी को दिया गया और उन्हें इस शादी को निभाने की सलाह दी गई। इसी तरह से उषा जी की एक पुत्री भी हो गई। बेटी के होने के बाद स्थितियाँ वैसी ही थीं, बल्कि ख़राब ही होती जा रही थीं। जो पहले ही पति-पत्नी के रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम थी, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। और प्रॉब्लम उषा जी को ये नहीं थी कि वो सिर्फ़ अपने पति से परेशान थी, वो अपने इन-लॉज़ जिनके साथ वो रहती थी, वो एक तरह से उन सब का टॉर्चर सह रही थी, क्योंकि वो एक बड़ी-सी जॉइंट फैमिली में रहती थी, जहाँ उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट का और बहुत ही मतलब एक इस तरीके के वातावरण का सामना करना पड़ता था कि उन्हें लगता था कि क्या वो एक नौकरानी के तौर पे इस घर में आई हैं। बहुत ही डिसरिस्पेक्ट का, और जिसके साथ आई हैं अपने हस्बैंड के भरोसे पर, उनकी तरफ से भी उन्हें पूरा प्यार और सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था, बल्कि अक्सर उन्हें ये शिकायत रहती थी कि उनके हस्बैंड तो इस चीज़ को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उन्हें उनके मदर फादर से कोई दिक्कत भी हो सकती है। क्योंकि उनके हस्बैंड का नज़रिया ये है सोचने का, देखने का, कि क्योंकि उनके माता-पिता उनसे तो बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही दिलो-जान से हाज़िर हैं, वो बहुत नेक और प्यारे इंसान हैं, तो वो मेरी पत्नी के लिए कैसे गलत हैं? वो कभी इस चीज़ को समझते ही नहीं थे कि वो आपके माता-पिता हैं, तो वो आपकी पत्नी के माता-पिता नहीं हैं। इसलिए हो सकता है वो आपके साथ अलग बिहेवियर कर रहे हों और आपकी पत्नी के साथ अलग कर रहे हों, वो कभी इस चीज़ को समझने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। कुल मिला के उनकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी, उनके संस्कार कुछ ऐसे थे कि उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आती थी कि माता-पिता उनके हैं, और हो सकता है कि वो उनकी पत्नी के, क्योंकि वो उनकी पत्नी के माता-पिता नहीं हैं, तो उनके साथ उनका बिहेवियर कुछ अलग होता होगा। कुल मिला के उषा जी के लिए इस शादी में मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा थी। ये पूरी तरह से भावनात्मक और मानसिक थी, शारीरिक बिल्कुल नहीं थी। दहेज भी नहीं माँगा जा रहा था, तो कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए ये कहा जा सके कि वो ऊपरी तौर पर दिखाई दे रहा था, और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ऊपरी तौर पर ना दहेज माँगा जाता था, ना कोई शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। इस वजह से जब भी उषा जी ने अपनी फैमिली में इस चीज़ को बताने की कोशिश करी, तो परिवार में किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके माता-पिता की नज़र में, ख़ासतौर पे उनके पिता की नज़रों में, दहेज नहीं माँगा जा रहा है, कोई मारा-पीटा नहीं जा रहा है, ऐसा कोई जुआरी, शराबी भी व्यक्ति नहीं है, तो क्या ही है? भावनाएँ नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते, ये तो छोटी-सी बात है। लेकिन उषा जी की ज़िंदगी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। वो मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से इतना टॉर्चर सह रही थी कि धीरे-धीरे उनकी जो ज़िंदगी थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगी। भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से वो पूरी तरह से एक शून्य की स्टेज पर पहुँचने लगी। उन्होंने अपने आप को सबसे काट कर कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया। जब आप सारी दुनिया से अपने आप को काटने लगते हैं और किसी से भी मन की बात शेयर करने लायक उसे समझते नहीं हैं, ये भी नहीं समझ पाते कि, क्योंकि उषा जी का मामला यही था, उन्हें लगता था कि माता-पिता भी तो नहीं सुनते मेरी, पिता भी तो नहीं समझते मेरी, और मैं जा भी नहीं सकती, हम 3 बहनें हैं, कितना करेंगे मेरे माता-पिता। तो कुल मिला के उषा जी के लिए कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने आप को अलग-थलग एक कमरे में बंद करना शुरू कर दिया और बातचीत करनी बंद कर दी सबसे। क्योंकि उन्हें ये लगता था कि शायद बातचीत बंद कर देने से, क्योंकि बातचीत से ही तो सारा दर्द निकल के आ रहा है, अगर बातचीत ही बंद हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे बातचीत बंद करते-करते, सारी दुनिया से कटते-कटते वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी और वो अपने आप को कमरे में बंद रखने लगी। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी, अब हम उनके पिताजी के मैसेज की बात करेंगे। उनके पिताजी जो जीवन में तो रहते हुए तो उषा जी के दर्द को नहीं समझ पाए। जब उषा जी ने सारी दुनिया से अपने आप को काटा और वो अलग कमरे में रहने लगी, तब भी उनके जो ससुराल पक्ष था, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। उनको तो यही लगता था कि ठीक है, एक एकांत पसंद बहू है, घर का तो सारा सब कुछ सही चल ही रहा है, तो ठीक है। अपने माता-पिता से कभी उन्होंने ज़्यादा कुछ शेयर करने की, अब वो एक बॉन्डिंग उनके बीच में थी नहीं कि वो शेयर कर सकें। तो वो धीरे-धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, सारी दुनिया से कटते जाना, एक उदासी, परमानेंट उदासी, परमानेंट अनहैप्पीनेस, हमेशा एक दिल में खौफ, एक डर, नींद ना आना, इस तरह की दिक्कतों का सामना वो करने लगी।
और इसी बीच उनके पिताजी बहुत बीमार हुए। एक सामान्य बच्ची के तौर पर जब उनके पिताजी बीमार हुए, उनसे मिलने जाना या उनकी सेवा करना, जो कि वो करना तो चाहती थी, लेकिन कुछ ससुराल पक्ष की ज़िम्मेवारियाँ और कुछ उनका मानसिक रूप से ठीक ना रह जाना, ये वजह बनी कि वो अपने पिता के, जब वो बीमार थे और आखिरी दिनों में थे, तो उनकी जाके सेवा करना या उनसे मुलाकात करना वो बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ तक कि वो कहती हैं कि मैं फ़ोन पर भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाई, क्योंकि मैं खुद ही अपने डिप्रेशन में जूझ रही थी, तो मेरे लिए समय देना संभव ही नहीं था। मैं सब समझती थी कि वो तकलीफ़ में हैं, उनकी सेवा का ज़रूरत है या आखिरी वक़्त है, शायद ज़रूरत है, लेकिन मैं खुद ही अपने ही डिप्रेशन में इतनी ज़्यादा थी कि मैं उनकी सेवा करने लायक नहीं थी। और कहीं न कहीं एक क्रोध कह लीजिए, नाराज़गी कह लीजिए, जो पीछे बस माइंड में थी कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे पिता की वजह से हुआ। मेरे माता-पिता ने अगर मुझे समझ लेते तो शायद ये सब ना होता। वो माइंड में पीछे चल रहा था, तो इस वजह से वो अपने पिता से आखिरी वक़्त पे जो मुलाकातें होनी चाहिए थीं, बात होनी चाहिए थी, वो सही तरीके से नहीं कर सकीं। और इस बात को लेकर उनका जो डिप्रेशन और दर्द था वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, जो ऑलरेडी पहले से ही उनके फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ऐसी स्थिति में जब उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा उनको मैसेज मिला, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर हम उनके मैसेज का ज़िक्र करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि आत्माएँ मृत्यु से मतलब कई बार इंसानी रूप में तो हम गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी रूप में तो हम इस दुनिया से है ना, तो दुनियावी तरीके से सोचते हैं। जैसे कि उषा जी के पिताजी दुनियावी तरीके से सोच रहे थे ना, दुनिया क्या कहेगी? बच्चे की इसकी ये डिवोर्स लेकर आ जाएगी, कैसे सँभालेंगे? ठीक है, एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। उनके लिए अपनी बच्ची की भावनात्मक पीड़ा मायने नहीं रख रही थी, अपने बच्चे की मानसिक पीड़ा मायने नहीं रख रही थी। उनके लिए सिर्फ़ वो मायने रखा था जो दिख रहा था। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अंतिम समय पर रियलाइज़ हुआ उनके पिताजी को, क्योंकि अंतिम समय पर वो भी इस चीज़ को समझ पा रहे थे कि पीड़ा सिर्फ़ शारीरिक नहीं होती, ज़रूरत सिर्फ़ शारीरिक नहीं होती। क्योंकि अंतिम समय पे उन्हें भी धन या शारीरिक सेवा से ज़्यादा एक भावनात्मक साथ की, मानसिक साथ की ज़रूरत थी। उस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए, उस दर्द के साथ डील करने के लिए। डॉक्टरी सपोर्ट मिल रही थी, सेवा भी ठीक-ठाक हो रही थी, लेकिन वो भावनात्मक और मानसिक सेवा डॉक्टर नहीं कर सकते ना। वो तो या तो व्यक्ति खुद इतना मजबूत हो, अंतिम वक़्त में इस चीज़ की तैयारी में हो कि ठीक है, हाँ, निश्चित है, मैं तैयार हूँ, मैंने जीवन अच्छा जिया, मुझे कोई डर नहीं है। या फिर परिवार का सपोर्ट हो। तो आखिरी समय पर रियलाइज़ हुआ उनके पिताजी को कि उनकी बच्ची किस किस चीज़ से गुज़र रही है, एक आत्मा के तौर पे, क्योंकि अब वो भी इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगे थे। क्योंकि जब हम मृत्युशैया पर होते हैं ना, तो ये जो भौतिक दुनिया जो अभी तक तो हमें बाँध के बैठी है, अभी तक तो हमें समझ नहीं आता। अभी तक तो हम सोच ही नहीं पाते ना कि हम इस दुनिया के चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे। नहीं, अभी तक तो हम उलझे रहेंगे, पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, स्कूल की फ़ीस चाहिए, लोग क्या कहेंगे, शादी ऐसे करनी है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसने क्या सोचा होगा मेरे बारे में। इसी में हम अपना पूरा जीवन निकालते हैं। जब सब खत्म हो जाता है, सब डी एंड हो जाता है, सब चीज़ें हाथ से सरक जाती हैं, निकल जाती हैं, उम्र, पैसा, ताकत, तब डेथ बेड पर आने के बाद ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के केस आते हैं, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, ये सब में मैंने सिमिलर देखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर मैंने देखा है कि बहुत-बहुत देखा है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 100 में से 99, 98, 99% लोगों में मैंने देखा है, या शायद मेरे पास ही इस तरह के लोग ज़्यादा आते हैं, जो एक सामान्य हेल्दी लाइफ़ जी के जाते हैं, या वो शायद नहीं आते हैं। तो ये रीज़न है कि मैं देखती हूँ कि उनके अंदर बहुत सारा गिल्ट, दर्द, पछतावा भरा हुआ होता है। और उम्र के आखिरी पड़ाव पर आने के बाद, बिल्कुल डेथ बेड पर पहुँचने के बाद, उन्हें एहसास हो जाता है कि क्या गलत कर दिया हमने, क्यों किया, कौन से लोग थे जिनको खुश करने के लिए वो बुरा ना मान जाए, वो क्या सोचे, वो कहाँ है? आज वो कहाँ है? इस बात का एहसास कहाँ होता है? डेथ बेड पे होता है। लेकिन पूरी ज़िंदगी उसी हिसाब से जीने के बाद, पूरी ज़िंदगी छोड़िए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के फैसले भी उसी हिसाब से लेने के बाद, और तब इस चीज़ का कोई लाभ नहीं होता। यहाँ पर इसी तरीके से उषा जी के पिताजी के साथ भी हुआ। वो अंतिम समय पर जब वो मृत्युशैया के करीब थे, वो जब कट गए थे, इस चेतन दुनिया से उनका कनेक्शन कटना शुरू हो चुका था और उस दूसरी दुनिया से
आत्मा लोक से उनका कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो चुका था। उस समय वो बिल्कुल स्पष्ट समझ पा रहे थे कि कहाँ गलती हुई है। वो ये भी समझ पा रहे थे कि कहीं कुछ उनसे भी गलती हुई है, जिसकी वजह से उनकी बच्ची आज स्वयं ही एक मानसिक और भावनात्मक स्ट्रगल से गुजर रही है और उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं है। वो ये बात अपने बिल्कुल अंतिम दिनों पे, जब वो कुछ कहने भी योग्य भी नहीं थे, बताने योग्य भी नहीं थे, लेकिन फ़ील कर सकते थे, समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि अब वो डिस्कनेक्ट हो चुके थे ना इस चेतन दुनिया, भौतिक दुनिया के जंजालों से बाहर। थोड़ी देर के लिए खुद ही सोचिए, जब आप थोड़ी देर के लिए एक ऐसी परिस्थिति में अपने आप को देखिए कि अब आप इस दुनिया की चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। पैसा कमाना है, जॉब पे जाना है, बच्चे पालने हैं, स्कूल की फ़ीस देनी है, टीचर से मिलना है, सब चीज़ें आप सोच ही नहीं रहे हैं। ये सब चीज़ें आप ख़त्म हैं। अब अब आप देखिए, अब आपका दिमाग कितना, विचार कितने कम होंगे और होंगे तो कितने सकारात्मक होंगे। तब आपको पता चलेगा कौन-कौन सी खिड़कियाँ खुलती हैं दिमाग की, क्या-क्या आइडियाज़ आते हैं, क्या-क्या चीज़ें समझ में आती हैं, क्या-क्या चीज़ें जो दिख भी नहीं रही वो भी नज़र आती हैं, जो आँखों से नहीं दिख रही वो नज़र आने लगती हैं। लेकिन ये सब तब होता है ना जब आप चेतन दुनिया से कटते हैं। ये मृत्युशैया पर तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, लेकिन अगर जीवन में भी हो जाए तो फिर तो क्या ही कहने हो। लेकिन उषा जी के पिताजी के साथ ये हुआ और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। उषा जी तो ख़ैर उनसे आखिरी वक़्त में बहुत ज़्यादा उनके करीब नहीं थी और इसी वजह से उषा जी और भी ज़्यादा दर्द में थी कि मैं तो आखिरी वक़्त में भी उनके साथ नहीं रह सकी। लेकिन उषा जी के पिताजी के द्वारा उन्हें कई बार स्वप्न के माध्यम से मैसेज कन्वे किए गए। उन्हें कन्वे किया गया कि एक तरह से गिल्ट में थे उषा जी के पिताजी और वो माफ़ी माँग रहे थे और वो आगे के लिए गाइड कर रहे थे कि वो इस शादी से बाहर निकलें बाहर निकलें। जब वो ये मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे थे, तो उषा जी मेरे पास आई थी और उस समय जो भी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हुईं, आकाशीय रिकॉर्ड में जो चीज़ें निकल के आईं, उनके पिताजी के साथ जब संपर्क किया गया, उनसे जो चीज़ें निकल के आईं, तब जो चीज़ें क्लियर हुईं और उनको जब डिकोड किया गया और वो उषा जी की पिताजी के विषय में जब उषा जी को बताया गया कि अब वो आपसे क्या चाहते हैं, तो उषा जी की आँख में आँसू थे। उनके पिताजी पछतावे में थे, एक गिल्ट की ऊर्जा के साथ थे, जो कि बहुत बुरी ऊर्जा है, नहीं होनी चाहिए, ना जीते जी, ना मृत्यु के बाद। दोनों ही स्थितियों में ये बहुत ही बुरी ऊर्जा है। इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बाहर निकलने के भी बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम निकल सकते हैं। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए भी ख़ैर वो अब एक अलग चीज़ है। इस गिल्ट की ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिन्हें टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, तब चीज़ें बाहर आ पाती हैं। अब वो तो चलिए ठीक है, पछतावे की ऊर्जा से भरे हुए थे। लेकिन वो बार-बार उषा जी तक एक ही मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि वो इस शादी से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाएँ, हिम्मत जुटाएँ, हिम्मत जुटाएँ। बार-बार, बार-बार लगातार, जो कि उषा जी के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब उषा जी को उनके पिताजी का ये स्पष्ट मैसेज समझ में आया कि वो भी ये चाहते हैं, उन्होंने बेशक जीते जी नहीं इस बात को समझा, लेकिन अब वो भी ये चाहते हैं कि वो बाहर निकलें। अब उनको एहसास हो रहा है, तब उषा जी को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे अपने लिए तो है ही, अपने पिता को भी मुझे उस पछतावे की और गिल्ट की ऊर्जा से बाहर निकालना है, जिसके साथ वो चले गए हैं। इसलिए उषा जी ने अपना कदम बाहर निकालना शुरू किया, अपनी कमांड अपने हाथ में लेनी शुरू करी, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल के वो जो भावनात्मक और मानसिक टॉर्चर उनके साथ किया जा रहा था, उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू किया। और ज़्यादा डिटेल में मैं अब नहीं जाऊँगी। कम शब्दों में बात को समेटते हुए कि जब उन्होंने इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना शुरू किया, चीज़ें बहुत ही तेज़ी से तब्दील हुईं। बहुत हैरानी से कि अब तक उषा जी ने डिप्रेशन को अपना कंफर्ट ज़ोन बनाया हुआ था। दर्द को सहना, लेकिन जैसे ही उन्होंने दर्द के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी, बहुत हैरान करने वाले तरीके से उनके पति, जो अब तक उनकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर रहे थे, समझने लगे। उस वक़्त उषा जी को एहसास हुआ कि नहीं, उनके हस्बैंड हमेशा से ये बात जानते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो किस तरीके से डिप्रेशन में जा रही हैं। लेकिन वो जानबूझकर, क्योंकि खुद उषा जी अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही थी, इसलिए वो चलने दे रहे थे, क्योंकि उषा जी
घर का तो काम कर ही रही है ना, घर तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना, मेरे माता पिता तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे ना। उषा अगर डिस्टर्ब हो रही है तो इग्नोर करो। तब उषा जी को रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें तो पहले से ही सबको क्लियर थी। बस एक वही थी जो इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होने की बजाय डिप्रेशन में जा रही थी। और जब उन्होंने इसके लिए स्टैंड लेना शुरू किया, तो हैरत अंगेज़ तरीके से परिवार के सब लोगों का नेचर, जो उनके प्रति स्वभाव था, वो बदलने लगा। और कुछ ही अरसे में जब उषा जी ने अपने लिए तेज़ी से बदलाव लाया, अपनी कमांड अपने हाथ में ली, नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगी। नहीं, मैं अपने आप को कमरे में बंद नहीं करूँगी। नहीं, जो गलत है वो नहीं होगा। मेरी भावनाओं के साथ, मेरी मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। बस यहीं से परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हुईं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमांड ली ना अपने हाथ में। उनके पिता का जो मैसेज था, वो उन्हें समझ में आया ना कि भैया लो, स्टेप आउट करो, बाहर निकलो इस शादी से। उन्होंने जब बाहर निकलने की कमांड ले ली कि मैं अब इस शादी से बाहर निकल रही हूँ, उस वक़्त बहुत तेज़ी से परिस्थितियाँ बदलीं। आज की तारीख में उषा जी इस शादी से बाहर निकलने का फ़ैसला ले चुकी हैं, वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर चुकी हैं। लेकिन अब वो एक थोड़ी-सी अज़मज़ की स्थिति में भी हैं, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं और उनके जो इन-लॉज़ हैं, अब उनका जो बिहेवियर उनके प्रति पहले जो गलत था, वो अब परिवर्तित हो चुका है। वो परिवर्तन देख के उन्हें लग रहा है कि जब उनके इन-लॉज़ और उनके हस्बैंड का बिहेवियर उनके प्रति सकारात्मक रुख लेना शुरू कर चुका है, तो शायद अब उन्हें कदम पीछे हटा लेने चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने एक स्टेप लेकर ना सिर्फ़ अपने पिता को वो जो गिल्ट की ऊर्जा से भरे हुए थे उससे बाहर निकाला, बल्कि जो अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का उन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया था, अपने लिए स्टैंड ना लेकर, वो स्टैंड लेकर उन्होंने उसे भी ठीक करा और बाहर की जो परिस्थितियाँ, मतलब उनके जीवन में जो परिस्थितियाँ खराब हो रही थी, वो भी सँभलने लग गई। यहाँ पर हम एक चीज़ और बोलेंगे कि ज़िंदगी के जो हमारे लाइफ लेसन होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बहुत एफ़र्ट डालना पड़ता है, यूँ ही ऐसे चुटकी बजाकर कुछ नहीं होता है। हिम्मत जुटानी पड़ती है। क्योंकि कई बार मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और जब मैं उन्हें उपाय बताती हूँ, तो वो मेरे उपायों से ये उम्मीद रखते हैं कि रात को करेंगे और सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी उनको ये बात क्लियर करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, रात को करेंगे और सुबह सब कुछ ठीक नहीं होगा। आपके स्वतंत्र कर्म की ऊर्जा इसमें इंक्लूड है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वही तो किस्मत की गाड़ी का ईंधन ही वही है। तो भैया आपने अपनी गाड़ी को किस दिशा में लेके जाना है, गलत दिशा में जा रही है तो ईंधन बंद कर दो वहाँ, दो ही मत वहाँ ईंधन। सही दिशा में मुड़ी हुई है वहीं ईंधन डालो अपना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम डिकोड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो हमारे सामने ज़िंदगी के नए रास्ते खुलते हैं, जैसे कि उषा जी के सामने खुले। अगर आप अपने जीवन से जुड़े कुछ सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे, इन्हें समझना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम लोगों के ही द्वारा इस समाज को एक निश्चित तरीके से